हेलो, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। सो जैसे ही सबको पता चलता है कि प्रियंका चोपड़ा जी ने उनके एग फ्रीज करवाए थे अपनी 30s में और अब जाके उनको बेटी हुई है, तब से आई एम गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग एग फ्रीजिंग। ये क्या होता है, कितने पैसों में होता है, कहाँ जाना चाहिए, इससे कैसे फ्यूचर में फ़ायदा होता है, बच्चे कैसे होते हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैनी। सो मेक श्योर you watch this till the end, and if you are new, my name is Dr. Mitali Rathod. I am consultant obstetrician and gynecologist, and on this YouTube channel we talk everything regarding womanhood starting from menarche to menopause. So सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि ये एग्स जो होते हैं ना, वो आखिर होते क्या है। सोचो कि रामायण खत्म हो गया और किसी को पता ही नहीं है कि राम जी कौन है और सीता जी कौन है, वैसा हमको नहीं करना है। सो एज यू वर इनसाइड योर वोम ऑफ योर मदर, मतलब आपके जन्म से पहले के टाइम में जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में आपकी ओवरीज होती है, तब वहाँ पे मिलियंस एंड नंबर्स ऑफ फॉलिकल्स होती है। उनको हम कहते हैं इमैच्योर फॉलिकल्स या इमैच्योर एग्स। जब आप जन्म लेते हो वो घट के अराउंड समवेयर 4 लाख जितनी हो जाती है। अभी आपके जन्म से आपकी प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी रीचेज समवेयर एट द एज ऑफ 8, 9 और 10 डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट बायो इंडिविजुअलिटी, तब जाके वो एग सिर्फ 400 ही रह जाते हैं। सो ऑन एन एवरेज अ विमेन ब्लीड्स अराउंड 400 साइकिल्स इन हर लाइफ स्पैन, मतलब मीनार्की से लेके मीनोपॉज तक अराउंड 400 पीरियड्स आते हैं। सो एवरी सिंगल मंथ या ओवरीज आर गोइंग टू सिलेक्ट 4 और 5 फॉलिकल्स, जो उनका 400 का वोल्ट होता है उसमें से वो आगे जाके मैच्योर होती है और उसमें से 1 या 2 हर महीने रिलीज़ होती है। स्टडीज़ के अनुसार राइट साइड की जो ओवरी होती है वहाँ से ओव्यूलेशन ज़्यादा डोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट। So every single month our beautiful miraculous body gives us a chance to get pregnant और वो chances somewhere it stands around 20%. As a woman after the onset of puberty, मतलब आपके periods चालू होते हैं उसके बाद से you are going to have a menstrual cycle every single month. That could vary from 28 to 37 days of cycle. So every single month जब आपके periods आते हैं under the hormonal influence of GnRH and FSH, your ovaries are going to get select some of the follicles from the volt. उसके आगे जाके follicular phase में, ovulatory phase में वो ovary में से पूरी डोमिनेंट फॉलिकल, मतलब चुनी हुई फॉलिकल है, वो रिलीज़ होती है और वो मैच्योर होती है और उसके हिसाब से अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है देन यू आर गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट। अगर आप 20s में हो आपके, देन एवरी सिंगल मंथ योर बॉडी इज़ गोइंग टू गिव यू अ 20% चांसेस टू गेट प्रेग्नेंट। वो चांसेस जब आप 30s में होते हो तो कम होके समवेयर इट स्टैंड्स अराउंड 70%, 35 के बाद इट स्टैंड समवेयर अराउंड 15% और आपके 40s में आते आते दैट स्टैंड समवेयर अराउंड 8 to 10%. सो येस, द बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ देयर एंड इट इज़ टिकिंग, दैट इज़ 110% ट्रू। बट उसका मतलब ये नहीं है कि इफ़ यू हैव एंटर्ड इन टू योर 30s you would just pressure yourself regarding the timelines and you would rush into the marriage without thinking about your career. So every single woman have their different perspectives and timelines. And moving on to the second most important question is कि किस एज में ये करवाना चाहिए। So now that we have discussed the biological clock itself, you yourself knows the answer. The earlier the better. तो जब तक आप 20s में करवाते हो that is the best. ऐसा नहीं है कि 30s में नहीं करवा सकते, ऑफ कोर्स करवा सकते हो। सो द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर इज द अर्लियर द बेटर। So as we age, the oxidative stress inside the body increases and the aging is real with concern to ovaries as well. So जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे गुड क्वालिटी एग की जो नंबर है वो कम होती जाती है and which is why the earlier is the better. DNA damage and oxidative stress inside the body is real, so which is why you have to decide it accordingly. तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि किन किन लोगों को ये करवाना चाहिए। सो फॉर गिविंग यू अंडरस्टैंडिंग आई हैव कैटेगराइज इट इनटू बेसिक 3 पॉइंट्स। एक सबसे महत्वपूर्ण रीज़न हो सकता है सोशल रीज़न, कि आपको पता ही नहीं है कि आप करियर के लिए, शादी के लिए, मदरहुड के लिए कब रेडी हो पाओगे, तो इन केसेस में आपको करवाना चाहिए। अगर आप ये सिचुएशन में हो दैट यू हैव डिसाइडेड योर पार्टनर और उन्हीं से शादी, उन्हीं के साथ बच्चे करने वाले हो, बट स्टिल यू आर अनश्योर रिगार्डिंग योर प्रेगनेंसी एंड पेरेंटहुड, तो वो सिचुएशन में भी आप करवा सकते हो।
कोई सी भी टाइमलाइन किसी भी चीज़ का अगर आपको पता ही नहीं है, एवरी सिंगल थिंग इज अनश्योर, then into those case scenarios also you can proceed further with this. Second case scenarios could be because of a certain health condition you have to pass through a chemotherapy and radiotherapy. Example देके समझाती हूँ. So I had a classmate जो कनाडा शिफ्ट हो गई और उनके बाद उसको पता चला कि शी इज़ हैविंग अ लंग ट्यूमर और उसकी वजह से उनको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के सर्टेन राउंड से पास होना पड़ेगा. अभी जिन लोगों को पता नहीं है, कीमोथेरेपी की वजह से और रेडिएशन की वजह से आपके कैंसर के साथ साथ आपके नॉर्मल बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको भी इफेक्ट होता है. सो पासिंग थ्रू द मल्टीपल राउंड्स ऑफ कीमो एंड रेडियो, प्रायर दैट शी हैज़ डिसाइडेड टू गेट द एग्स रिट्रीव्ड आउट ऑफ हर बॉडी एंड फ्रीज इट. तो उसके बाद जब उनकी सारी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद दे कैन डिसाइड फॉर अ पेरेंटहुड. थर्ड मोस्ट कॉमन कंडीशन कुड बी रिलेटेड टू योर ओवरीज. मतलब सोचो कि आपको PCOS है, या फिर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर आपको ओवरी में डर्मोइड सिस्ट है, या फिर ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, सीवियर कंडीशंस ऑफ ओवरीज है. तो उसमें अगर आप ओवरी की सर्जरी करवाने जाते हो, सो इसमें if they have to pass through or if they have to get your partial ovary removed, या फिर एक साइड की पूरी ओवरी ही निकाल देनी है, सो प्रायर टेकिंग दैट डिसीजन आप ये ओवरी में से एग रिमूव करवा सकते हो, सर्टेन एग्स को फ्रीज करवा सकते हो, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कतें ना आए. अभी आपको शायद क्वेश्चन होगा कि किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, राइट? सो एनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जिन्होंने फर्टिलिटी में स्पेशलिटी की हो, जिनका हॉस्पिटल आपके एग रिट्रीवल की प्रोसेस के लिए और स्टोरेज के लिए एस्टेब्लिश्ड लैब वाला हो, उनके पास आप जा सकते हो. अभी जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो एग फ्रीजिंग के प्रोसेस से पहले आपका बेस लाइन स्कैन होगा. मतलब आपकी हिस्ट्री पूछी जाएगी, आपकी लास्ट पीरियड की डेट कौन सी है, आपकी साइकिल रेगुलर है, इरेगुलर है, हैवी फ्लो है, कम फ्लो है. फिर आपके सारे बेसिक टेस्ट्स होंगे, फॉर एग्जांपल CBC जिसमें से हीमोग्लोबिन पता चलेगा, HIV, HbA1c, बेसिक सीरोलॉजी टेस्ट्स, आपका AMH लेवल क्या है, अगर आपकी इरेगुलर साइकिल्स है देन FSH, LH, ईस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन लेवल्स, वो सारी चीज़ें. और आपका एक बेस लाइन स्कैन होगा कि आपकी ओवरीज जो है उनकी पोजीशन कैसी है, एग और फॉलिकल की काउंट क्या है, एंट्रल फॉलिकल का काउंट क्या है, वो सारी चीज़ें. ये सारा बेसिक जो डेटा है वो आपका हो जाएगा. उसके बाद जाके डॉक्टर आपको डेट देंगे कि कैसे ये प्रोसीड करना है. सारी प्रोसीजर आपके पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे पे स्टार्ट होगी. सो डॉक्टर वुड आस्क यू टू विजिट, शी और ही वुड डू अ ट्रांसवेजाइनल स्कैन जिससे पता चलेगा कि एंट्रल फॉलिकल का काउंट क्या है. दे माइट पुट यू ऑन अ GnRH एनालॉग्स. मतलब एक हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, वो आपको इंट्रामस्कुलरली देंगे ताकि ये पर्टिकुलर साइकिल में फॉलिकल की काउंट जो है वो ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग जो है वो रिट्रीव करके फ्रीज कर सके. हॉस्पिटल में इंजेक्शन देने के साथ साथ वो 1 या 2 इंजेक्शन आपको आइस पैक के साथ देंगे घर पे लेने के लिए, जो आप आराम से बटक्स पे, लेग्स पे या फिर कहीं पे भी ऐसे ही स्किन फोल्ड को ऐसे ऊपर करके आराम से अपने आप से भी ले सकते हो. और वो आपको फॉलोअप स्कैन के लिए बुलाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपकी फॉलिकल ग्रोथ अच्छी हो रही है देन ऑल्टरनेट डे पे, अगर ठीक से नहीं हो रही है तो हो सकता है कि हर रोज़ ही बुलाएं. और जब आपके फॉलिकल का साइज़ सर्टेन साइज़ पे वहाँ पे जाएगा देन दे वुड गिव यू इंजेक्शन HCG जिससे ओव्यूलेशन हो जाता है. फिर समवेयर अराउंड योर मिड साइकिल और योर ओव्यूलेटरी डेज आपको हॉस्पिटल में माइनर सर्जिकल प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा. दिस इज़ गोइंग टू बी अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर ओनली, जो शॉर्ट एनेस्थेशिया में होगी. सो सारे फॉर्म वगैरह साइन करके, इंट्राकैथ लेके, सारे यहाँ पे गैजेट्स लगा के, लिथोटोमी पोजीशन दे के वजाइनल रूट से आपको नॉर्मल सी नीडल पोक की जाएगी और उसमें से सारे एग्स जो है वो सक्शन कर दिए जाएंगे. एंड दूसरे या तीसरे दिन एम्ब्रियोलॉजिस्ट जब देखेंगे तब पता चलेगा कि कितने एग सक्सेसफुली रिट्रीव हो चुके. Normally they would be able to do it with a single go only, but if the amount is very less and if the quality is poor then the same cycle repeats for the next cycle. मतलब आपकी नेक्स्ट पीरियड की साइकिल में यही सारी चीज़ें फिर से भी करनी पड़ सकती है. दूसरा एक सिनेरियो ये है दैट यू हैव गॉट मैरिड या फिर आप एंगेज्ड हो, आपका पार्टनर फिक्स है एंड एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ आप पेरेंटहुड के बारे में सोचने वाले हो, बट डेफिनेटली टुडे इज़ नॉट दैट डे. सो इनटू दोज केस सिनेरियोज आफ्टर द एग रिट्रीवल आपके
पार्टनर के स्पर्म के साथ उसको फर्टिलाइज करके जो एम्ब्रियो होते हैं वो एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन भी होता है। एंड दिस एग्स एंड एम्ब्रियोज आर गोइंग टू स्टोर्ड एट समवेयर अराउंड -196 डिग्री सेल्सियस। सो इसकी जो सेल की सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही फ्रीज हो जाती है। एंड व्हेन इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट रेडी, वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आके आपको IVF से प्रेगनेंसी से कंसीव कर सकते हैं। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि इतना सारा तामझाम होता है तो इसकी प्राइजेस क्या होती है, राइट? So on an average with regards to the basic test, that would cost you somewhere around 1,000 to 10,000 rupees depending upon the different cities and different hospitals. Egg retrieval की procedure और वो सारी चीज़ें जो है that would cost you somewhere around 15,000 to 50,000. Yes, center to center ये बहुत ज़्यादा differ करता है। और freezing का जो time duration है उसके हिसाब से so many centers would cost you somewhere around 80,000 to 1.5 lakhs, मतलब 1 साल का उतना होगा। वैसे ही यू कैन डिसाइड कि आपको कितने साल तक प्रिजर्व करना है ये। एज लॉन्ग एज आई नो 8 to 10 ईयर्स तक वो आराम से ये करते हैं और उसके हिसाब से आपको मंथली या फिर ईयरली पेमेंट करना होता है। अभी बहुत से लोग ना मुझे ये सवाल पूछते हैं कि ये एग फ्रीज करवा लिया तो प्रेगनेंसी जब भी होगी वो नेचुरल नहीं होगी, IVF से ही होगी। Well, but obvious, your eggs have removed outside your body that has been freeze for years. उसके बाद से वो एग वापस से एब्डोमेन में डालेंगे, कैसे करके वो सारी चीज़ें करेंगे। सो और छोटू सा वेरिएशन इज़ गोइंग टू बी लाइक कि बाहर जैसे एग निकाला है वैसे स्पर्म को बाहर ही करेंगे, एम्ब्रियो फॉर्म होगा एंड दैट एम्ब्रियो इज़ गोइंग टू गेट प्लेस्ड इनसाइड योर यूट्रस, इनसाइड योर एब्डोमिनल कैविटी, और वैसे करके प्रेगनेंसी होगी। अभी आप इसको नेचुरल बोलोगे, इननेचुरल बोलोगे, वो आपकी मर्जी है। क्या एग फ्रीजिंग करवाने से ट्विन्स बेबीज़ का या फिर क्रोमोसोमली अबनॉर्मल बेबीज़ के होने का चांसेस बढ़ जाता है? वेल, एब्सोल्युटली 100% नॉट। देखो, हर बारी जब भी हम कोई से भी प्रोसीजर में घुसते हैं वी गेट अ लॉट्स ऑफ बैकलैश। कुछ भी मतलब नॉर्मल से कुछ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप वजाइनल डिलीवरी या सी सेक्शन का ही देख लो। ऑफकोर्स इनटू सम केस सिनारियो सी सेक्शंस आर मैंडेटरी, या फिर बहुत सारी सिचुएशन है जिसमें हम नॉर्मल भी करवा सकते हैं। बट द थिंग इज़ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन, वी ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन अ हेल्दी मदर एंड हेल्दी चाइल्ड, राइट? सो दैट वे हियर योर फोकस इज प्रेगनेंसी जो आप डिले करना चाहते हो। सो इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन दैट, सो ये सारे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अगर वो 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं देन द चांसेस ऑफ ट्विन्स बेबीज़ आर गोइंग टू बी देयर, बट क्रोमोसोमली एबनॉर्मल बेबी का जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही इसमें भी वैसा ही है। एग फ्रीजिंग करवाने से साइड इफ़ेक्ट्स तो होती ही होगी ना ये प्रोसीजर की। सो येस, जब आप इंजेक्शन ले रहे हो सो ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू बी द सिंथेटिक हार्मोन इंजेक्शंस फ्रॉम आउटसाइड, तो उसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, थोड़ा सा डिजीनेस या फिर मूड स्विंग्स होना, वो सारी चीज़ें हो सकती है। एग रिट्रीवल की प्रोसेस के बाद एज इट्स अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, थोड़ा सा एब्डोमिनल पेन, थोड़े से क्रैम्प्स, थोड़ा सा स्पॉटिंग, इरेगुलर साइकिल्स, मूड स्विंग्स, वो सारी चीज़ें रहती है, बट यू वुड बी फील बेटर इन 2 to 3 days। सो विथ रिगार्ड्स टू एग फ्रीजिंग, अकॉर्डिंग टू मी सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी ज़रूरी है वो ये है कि देखो, आपने अपने एग तो निकाल के वहाँ पे फ्रीज़र में रख दिए, जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि वो तो वैसे ही रहने वाले हैं जब तक आप चाहते हो तब तक, लेकिन आपका जो बॉडी है दैट इज़ गोइंग टू पास थ्रू एजिंग, मतलब एज के रिलेटेड आप ओबेसिटी, हाई BMI, हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड कंडीशंस, हाई इन्फ्लेमेशन, ये एजिंग तो आपकी बॉडी में होने ही वाला है। So meanwhile it is very much important for you to take those decisions wisely, and it is always the best idea to take care of yourself while you are taking an advantage of ARTs. So I hope कि ये वीडियो से आपके सारे एग फ्रीजिंग के रिलेटेड डाउट्स जो हैं वो दूर हो गए होंगे। I have tried to make it very concise and crisp कि शुरुआत से लेके एंड तक सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर पाऊँ, वेरी मच साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड। सो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपकी गर्ल्स को ज़रूर बताइएगा, आपके फ्यूचर पार्टनर को भी, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट संडे फॉर श्योर। बाय, हैप्पी संडे। सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।